पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। अब उससे आगे रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र था। वह 833 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने 3 वर्ष तक शासन किया। ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने अपने सामंतों की सहायता से अपने शत्रुओं को पराजित किया था। मिहिर भोज। मिहिर भोज अपने वंश का अत्यंत प्रतापी और प्रभावशाली नरेश था। उसने दीर्घकाल 836 से 889 ईस्वी तक शासन किया। मिहिर भोज को ही वास्तव में अपने राजकुल की सीमाओं को विस्तृत करने का श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि उसके पूर्वजों का पर्याप्त समय पालों और राष्ट्रकूटों से युद्ध करने में व्यतीत हो जाता था। मिहिर भोज को इस बात का गौरव प्राप्त था कि राजनीतिक प्रभुता के लिए 3 राजकुलों में जो संघर्ष छिड़ा, उसमें अपने वंश को उसने सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। विभिन्न दिशाओं में उसकी विजयों के फलस्वरूप गुर्जर प्रतिहारों का राज्य एक वास्तविक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। उसके राज्य में पूर्वी पंजाब, राजपूताना का अधिकांश भाग, वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा और ग्वालियर आदि प्रदेश सम्मिलित थे। अपने उत्तराधिकारियों की भांति भोज ने भी संभवतः सौराष्ट्र, काठियावाड़, मालवा और अवंती पर शासन किया था। इस प्रकार मिहिर भोज के अधीन कनौज का राज्य उत्तर पश्चिम में सतलज द्वारा, पश्चिम में वाहिंद हकरा द्वारा, जिसके उस ओर सिंध का मुस्लिम राज्य था, और दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी द्वारा घिरा हुआ था। नर्मदा नदी राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य के मध्य में थी और उनके बीच एक विभाजक सीमा का निर्माण करती थी। पूर्व में मिहिर भोज के राज्य की सीमा बंगाल और बिहार के राजा देवपाल के राज्य के बिल्कुल निकट थी। मिहिर भोज ने देवपाल पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विस्तार की तुलना गुप्तों या हर्ष के साम्राज्य से की जा सकती है। भोज के एक अर्ध शताब्दी के सुदीर्घकालीन शासन में प्रतिहार वंश ने अपने गौरव और समृद्धि का उपभोग किया। मिहिर भोज की विजय। मिहिर भोज की प्रमुख विजय निम्नलिखित थी। बुंदेलखंड पर विजय। मिहिर भोज ने चंदेलों को पराजित करके बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। चंदेलों ने मिहिर भोज की अधीनता स्वीकार कर ली। राजपूताना पर विजय। मिहिर भोज ने मंडोर के प्रतिहारों को पराजित करके दक्षिणी राजपूताने पर भी अधिकार कर लिया। इसकी पुष्टि प्रतापगढ़ अभिलेख से होती है। अन्य साक्ष्यों से ये भी ज्ञात होता है कि राजस्थान के प्रतिहार, चौहान या गुहिल वंशी शासक मिहिर भोज के सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। अन्य विजय। कहला अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिर भोज ने कलचुरी वंश को भी अपने अधीन कर लिया था। इसके अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, काठियावाड़ तथा मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों पर भी मिहिर भोज का अधिकार था। राष्ट्रकूटों तथा पालों से संघर्ष। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों से भी युद्ध लड़े। प्रारंभ में उसने नर्मदा नदी तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया था, परंतु बाद में उसे राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव द्वितीय के हाथों पराजित होना पड़ा। मिहिर भोज ने पुनः राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में किसकी विजय हुई ये निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। इसी प्रकार मिहिर भोज ने देवपाल के निर्बल उत्तराधिकारी नारायणपाल को परास्त किया। मिहिर भोज का मूल्यांकन। मिहिर भोज के विषय में उसके अभिलेखों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसकी मुद्राएं भी हमें उसके संबंध में कुछ सूचना प्रदान करती हैं। उसकी रजत मुद्राएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जो उसके विस्तृत साम्राज्य और सुदीर्घ शासनकाल का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। उसके सिक्के पर फारसी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। मिहिर भोज यानी राजा भोज विष्णु का भक्त था और उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज निश्चित रूप से अपने काल का एक महान शासक एवं महान विजेता था। उसने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसके साम्राज्य में पंजाब, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना तथा मध्य भारत सम्मिलित थे। बिहार के कलचुरी तथा बुंदेलखंड के चंदेल उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। मिहिर भोज ने अनेक अरब आक्रमणों को विफल किया। अरब इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में प्रतिहार भोज अरबों का सबसे प्रबल शत्रु था। मिहिर भोज एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए योग्य सामंत हर्षराज, बाउक तथा गुणाम्बा बोधिदेव आदि को नियुक्त किया।
मुस्लिम इतिहासकार सुलेमान ने मिहिर भोज के प्रशासन की बड़ी प्रशंसा की है। वह हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक होते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान करता था। वह एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने लिखा है, यह शासक स्वदेशी संस्कृति के एक वीर योद्धा के रूप में खड़ा हुआ तथा अपने राज्य के निवासियों को बाह्य एवं आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल सेना रखी। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार भोज ने अपने राज्य में शांति रखने तथा उसे बाह्य खतरों से बचाने में एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वह मुसलमानों के सम्मुख एक दीवार की तरह खड़ा रहा तथा इस कार्य को उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक धार्मिक उत्तरदायित्व के रूप में छोड़ा। अगला शासक है महेंद्रपाल। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल 885 से 908 ईस्वी अपने महान पिता का एक सुयोग्य पुत्र था। अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य के ऊपर न केवल उसने सुदृढ़ अधिकार रखा वरन उसमें कुछ अन्य भाग भी मिलाए। उसके अभिलेख पेहे व करनाल आधुनिक पूर्वी पंजाब का एक जिला मगध में गया तथा काठियावाड़ में प्राप्त हुए हैं। सियह दोनी ग्वालियर तथा श्रावस्ती की भुक्ति में भी उसके अभिलेख मिले हैं। उसके अभिलेख ये सूचित करते हैं कि उसने पालों से मगध और उत्तर बंगाल छीन लिया। कश्मीर के राजा शंकर वर्मन के आक्रमणों के फलस्वरूप महेंद्रपाल की राज्य सीमा कुछ घट गई, परंतु अन्य किसी प्रकार के ह्रास की सूचना हमें प्राप्त नहीं होती। महेंद्रपाल ने हर्ष और यशोवर्मन की भांति विद्या को प्रोत्साहन दिया। उसके राज दरबार में राजशेखर नामक कवि रहता था। महेंद्रपाल के राजकवि और राजगुरु चंद्रशेखर ने कर्पूर मंजरी, हरविलास तथा भुवनकोश आदि ग्रंथों की रचना की। महेंद्रपाल के समय का अंतिम अभिलेख 907 ईस्वी का मिलता है। भोज द्वितीय। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में संभवतः उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया था। महेंद्रपाल के दो पुत्रों भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः एक लेख में महेंद्रपाल और देह नागा देवी के पुत्र भोज द्वितीय का उल्लेख है, परंतु इसमें महिपाल का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य स्थान पर महेंद्रपाल और मही देवी के पुत्र महिपाल का उल्लेख है, परंतु इसमें भोज का उल्लेख नहीं है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि महेंद्रपाल के दो पुत्र थे, भोज और महिपाल। दोनों के मध्य सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें भोज द्वितीय सफल रहा और वह कन्नौज के सिंहासन पर लगभग 910 ईस्वी के आसपास बैठा। उत्तराधिकार संघर्ष में भोज को अपने सामंत चेदी नरेश कोकलदेव प्रथम से महत्वपूर्ण सहयोग मिला था। इसकी पुष्टि कोकलदेव के बिलहरी अभिलेख से होती है, लेकिन भोज द्वितीय अधिक समय तक अपने उत्तराधिकार की सुरक्षा नहीं कर सका। उत्तराधिकार के प्रारंभिक संघर्ष में परास्त महिपाल पुनः अपनी शक्ति को संगठित करने में लगा रहा। सौभाग्यवश उसे चंदेल नरेश हर्षदेव का समर्थन मिल गया। इसी तरह भोज के मुख्य समर्थक कोकलदेव की मृत्यु हो गई, अतः इस बार महिपाल का पलड़ा भारी रहा। परिणाम स्वरूप दोनों भोज व महिपाल के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में भोज द्वितीय को पराजय मिली। अब कन्नौज पर महिपाल का अधिकार हो गया। इस प्रकार केवल 2-3 वर्ष तक राज्य करने के बाद भोज द्वितीय का सितारा अस्त हो गया। महिपाल प्रथम। भोज द्वितीय को परास्त करके उसका अनुज महिपाल लगभग 913 ईस्वी में कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठा। महिपाल को विनायकपाल और हेम्बरपाल भी कहा जाता है। महिपाल के शासनकाल में कन्नौज के प्रतिहार वंश की राजलक्ष्मी विचलित होने लगी, परंतु उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में उसके राज्य में शांति और समृद्धि व्याप्त थी। साम्राज्य की शक्ति इस समय अक्षुण्ण बनी रही और इसकी सीमाएं संकुचित भी नहीं होने पाई। गुर्जर प्रतिहारों के चिर शत्रु राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल नरेश दोनों ही सजग हो गए और कन्नौज के राज्य पर आक्रमण करने का अवसर ताकने लगे। सन 916 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इसको अपने अधिकार में कर लिया और महिपाल परास्त होकर राजधानी से भाग खड़ा हुआ। राष्ट्रकूटों की वापसी के बाद वह कन्नौज लौट आया और उसने अपने राज्य के सभी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि इस काम में उसे चंदेल नरेश हर्ष से महत्वपूर्ण सहयोग मिला था।
कन्नौज के साथ साथ उसने दोआब, बनारस, ग्वालियर और सुदूरवर्ती काठियावाड़ पर भी अपना स्वामित्व स्थापित किया। काठियावाड़ निश्चय ही उसके अधिकार में आ गया था, क्योंकि 961 में स्वामी भक्त चाप्स ने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजशेखर ने अपने आश्रयदाता महिपाल की बहुत सी विजयों का उल्लेख किया है। संभव है कि राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में उसने दक्षिण के कुछ राजाओं को पराजित किया हो। चंडी शतक नाटक के रचयिता क्षेमेश्वर का कथन है कि उसके आश्रयदाता महिपाल ने कर्नाटकों अर्थात राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त की, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रकूटों के आक्रमण ने प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति पर्याप्त मात्रा में तोड़ दी। महिपाल के शासनकाल के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया तथा महिपाल को परास्त किया। इस पराजय के परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड के कालंजर एवं चित्रकूट प्रदेश उसके हाथों से निकल गए। महिपाल के उत्तराधिकारी। महिपाल की मृत्यु सन 944 ईस्वी के लगभग हुई। उसके बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय सिंहासन पर बैठा। महेंद्रपाल द्वितीय ने अपने पिता के राज्य को 2-3 वर्षों तक संभाला, परंतु उसके बाद उसका अनुज देवपाल प्रतिहार साम्राज्य का शासक बना। देवपाल के समय से साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया और चंदेल नरेश यशोवर्मन ने गुर्जरों के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। परवर्ती प्रतिहार राजाओं ने गंगा की घाटी, राजपूताना के कुछ भागों और मालवा पर किसी प्रकार अपना अधिकार स्थापित रखा, परंतु चंदेलों ने, जो पहले उसके सामंत थे, उसका विरोध करते हुए अपनी आक्रमणात्मक नीति प्रारंभ की। चालुक्यों ने गुजरात में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, परमार मालवा में स्वतंत्र हो गए और चंदेलों तथा चेदियों ने यमुना नर्मदा के मध्यवर्ती भाग में अपने को स्वतंत्र घोषित किया। महिपाल के पश्चात महेंद्रपाल, देवपाल, विजयपाल और राज्यपाल प्रतिहार वंश के राज सिंहासन पर बैठे थे, परंतु इनमें से कोई भी अपने वंश के गौरव को पुनर्जीवित न कर सका। जब देवपाल का पोता राज्यपाल कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठा, तब उसका राज्य सिकुड़ कर केवल गंगा और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश तक ही रह गया था। मुसलमानों के आक्रमण 10वीं शताब्दी में होने लगे थे, जिनका आघात राज्यपाल के राज्य को भी लगा। जब महमूद गजनवी ने 1018-19 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल ने निर्विरोध आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी महमूद ने कन्नौज को काफ़ी लूटा खसोटा। महमूद के लौट जाने के बाद चंदेल राजकुमार विद्याधर ने राज्यपाल को उसकी कायरता का दंड देने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उसे मार डाला। इस प्रकार प्रतिहार साम्राज्य को एक दुखद अंत देखना पड़ा। 1093 ईस्वी के लगभग चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज पर अधिकार करके गुर्जर प्रतिहारों की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया। इसके बाद प्रतिहारों का उल्लेख गढ़वालों, राठौड़ों और चौहानों के सामंतों के रूप में ही मिलता है। देवपाल के समय से ही गुर्जर प्रतिहारों के राजस्थानी सामंत स्वतंत्र बनने के प्रयास में लग गए थे और आगे चलकर उन्हें गुर्जरों के प्रभुत्व से स्वतंत्र हो जाने में सफलता भी मिल गई। सभी प्रतिहार नरेश शैव या वैष्णव धर्मों के अनुयायी थे। कुछ प्रतिहार शासक वैष्णव धर्म को मानते थे और कुछ शैव धर्म को। भगवती के प्रति भी उनकी श्रद्धा और भक्ति थी। गुर्जर प्रतिहारों के पश्चात कन्नौज का राज्य गढ़वालों के अधिकार में चला गया। निष्कर्ष: प्रतिहारों को एक साथ ही विभिन्न शक्तिशाली राज्यों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने साहस एवं दृढ़तापूर्वक उनका मुकाबला किया। अरब आक्रमणकारियों को भी उन्होंने भारत में पांव जमाने का अवसर प्रदान नहीं किया। अनेक अरब इतिहासकारों ने विदेशी होते हुए भी प्रतिहार वंश के राजाओं की प्रशंसा की है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रतिहारों ने महत्वपूर्ण कार्य किए तथा कन्नौज को संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि प्रतिहारों ने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि जो किसी प्राचीन भारतीय राज्य की होड़ कर सकता है। जहाँ तक इनकी राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, वह वर्धन साम्राज्य से अधिक व्यवस्थित थी। उन आक्रमण और प्रत्याक्रमण के दिनों में उन्होंने देश को शांति प्रदान कर अपने राज्य को संस्कृति का केंद्र बना दिया, जिसमें उत्तर तथा दक्षिण के भागों के कवि तथा विद्वान आश्रय पाते थे। उनके समय में कला ने भी इतनी उन्नति कर ली थी कि जिसकी तुलना किसी भी सुंदर कलाकृति से की जा सकती है। गुर्जर साम्राज्य का पतन।
कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजवंश में नागभट्ट द्वितीय और भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है, पराक्रमी शासक हुए हैं, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति को संगठित कर प्रभावी बनाया। लेकिन 10वीं सदी में उन्हीं के सामंत तथा राज्य परिवार के व्यक्तियों ने आपसी फूट के कारण केंद्रीय शक्ति को निर्बल बना दिया। दूसरे राष्ट्रकूटों, पालों तथा अरबों से उनका सतत संघर्ष रहा, जिससे उनकी सैनिक क्षमता उत्तरोत्तर घटती चली गई। सामंतों ने भी अवसर पाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिससे बाद में उन्हें उनका सहयोग भी नहीं मिला और इस प्रकार आगे चलकर एक शक्तिशाली राजवंश का पतन हो गया। गुर्जर साम्राज्य का महत्व। यद्यपि 10वीं सदी में परस्पर राज परिवार और सामंतों की आपसी फूट तथा राष्ट्रकूटों, पालों और अरबों से निरंतर संघर्ष के कारण गुर्जर साम्राज्य की सैनिक शक्ति निरंतर कमजोर होती गई और उसका पतन हो गया, लेकिन गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के महत्व को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब अरबों के आक्रमणों से दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका कुछ ही वर्षों में अपनी स्वतंत्रता खो चुका था, भारतवर्ष में अरब आक्रमणकारियों को प्रतिहारों से पद पद पर वर्षों तक मुठभेड़ करनी पड़ी। नागभट्ट प्रथम तथा द्वितीय दोनों ने मलेच्छों को राजस्थान में घुसने से रोका। इस कार्य में राजस्थान के अन्य राजवंशों ने भी उनकी सहायता की। प्रतिहारों को काठियावाड़ से मध्य प्रदेश और कन्नौज से मालवा तक एक वंश का राज्य स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उत्तरी भारत में मौर्यों, गुप्तों और मौखरियों को छोड़कर किसी वंश ने एक लंबे काल तक इस प्रकार का विस्तारित राज्य स्थापित नहीं किया। साहित्य तथा धर्म की इस काल में भरपूर सेवा हुई। अनेक ग्रंथों जैसे कोल्लेमाला, हरिवंश, कर्पूर मंजरी, विद्यशाल मंत्रिका इस काल के समृद्ध संस्कृत साहित्य के साक्षी हैं। कवि राजशेखर, कवि पंपा, जैन आचार्य जिनसेन प्रतिहारकालीन विभूतियाँ थीं। कला के क्षेत्र में भी इस काल में प्रगति हुई। उनके समय में बने हुए मंदिरों में ओसियां और कन्नौज के मंदिर कला की दृष्टि से अनुपम हैं।